वो जो मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करता है उससे केयरफुल रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो खुद ही मॉन्स्टर बन जाए। और अगर तुम अबिस में गेज करते हो तो अबिस भी तुम्हें गेज करता है। ये एक कोट है फ्रेडरिक नीच का। सीरीज स्टार्ट होती है लाइब्रेरी से, जहां एक आदमी जिसका नाम ली सिन्होक है बहुत सारी बुक्स रीड कर रहा होता है। एक और आदमी उससे पूछता है कि वो यहां कब से है। सिन्हो कहता है 180 मंथ्स, मतलब एग्जैक्टली 15 ईयर्स। वो आदमी कहता है इतना टाइम हो गया ऑलरेडी, टाइम आ गया है। सिन्हॉक पूछता है कि उसका मतलब क्या है। उसके सिर में थ्रॉबिंग सेंसेशन स्टार्ट हो जाता है जैसे ही उसे कुछ वर्ड्स सुनाई देते हैं। वेक, आइज, साइक और उसका नाम। उसके बॉडी से कोल्ड स्वेट निकलने लगता है। वो आदमी पूछता है कि क्या वो साउंड सुन रहा है। सिन्ह पूछता है ये क्या है, क्योंकि आवाज एक इंसान की तरह लग रही थी और पूरी लाइब्रेरी शेक हो रही थी। आदमी उसे याद दिलाता है कि 15 साल पहले जब वो यहां आया था तब वो बस एक छोटा लड़का था, लेकिन उसकी आंखों में डेस्परेशन भरी हुई थी। वो घुटनों पर गिर गया था, रो रहा था और उसके पास आकर बोला था कि वो आंसर ढूंढना चाहता है। उस दिन से उसने अपनी जान दांव पर लगाकर स्टडी करना शुरू कर दिया। उसने लगभग हर सब्जेक्ट पढ़ा, क्रिमिनोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजिक्स, फिजियोलॉजी, केमिस्ट्री, जो तुम सोच सकते हो। और वो आदमी पूछता है कि क्या उसने वो आंसर ढूंढ लिया जो वो यहां इतने टाइम से सर्च कर रहा था। सिन्हो सोचता है कि वो किस आंसर की बात कर रहा है। फिर वो आदमी कहता है कि उन्हें हैंडशेक करना चाहिए। सिन्होक नीचे देखता है जैसे ही वो और कर्नल सैंडर्स हैंडशेक करते हैं। कर्नल सैंडर्स कहता है कि ये वॉर्म है और कि अपने जर्नी में आंसर ढूंढते वक्त वो अपने एक ऐसे वर्जन से मिलेगा जो मॉन्स्टर बन चुका होगा। शायद वो रास्ते में खो भी जाए, लेकिन उसे कभी नहीं भूलना चाहिए कि वार्मथ अभी भी उसके हाथों में फ्लो कर रही है, जैसे अभी। उसके बाद उसके बॉडी में एक वियर्ड सेंसेशन आना स्टार्ट हो जाता है। कर्नल सैंडर्स कहता है कि अपनी आईज अब ओपन करो। फिर एक ओल्ड मैन कहता है कि वो आंसर जिसे वो ढूंढ रहा था यहां नहीं है। उसे दुनिया में जाकर रियल आंसर सर्च करना होगा। उसके बॉडी में एक इलेक्ट्रिक करंट सर्ज होता है। उसे कोई आवाज सुनाई देती है पूछती हुई, क्या वो मुझे सुन सकता है? वो उसके वाइटल्स चेक करते हैं और कहते हैं कि उसका ब्रीदिंग और हार्ट रेट नॉर्मल हो रहा है। फिर वो डॉक्टर यांग को कहते हैं कि प्रोफेसर किम को बुलाओ। जो सिन ह्योग देखता है वो एक आदमी है जो बहुत ज्यादा ब्लीड कर रहा होता है और वो कहता है प्लीज अपनी आंखें खोलो। उस मोमेंट वो झटके से जग जाता है और दिखाता है कि वो एक्चुअली एक लड़का ही है जो बेड पर पैंट कर रहा है और कोल्ड स्वेट में भीग गया है। डॉक्टर्स और नर्सेस शॉक हो जाते हैं, पूछते हैं कि क्या उसे पता है वो कहाँ है। सिन्हो अराउंड देखता है और उसके हेड में हेडेक स्टार्ट हो जाती है। जब वो नीचे देखता है तो अपने आर्म में आए हुए देखता है और सोचता है कि उसे एक चाइल्ड का हैंड क्यों दिख रहा है। जब वो अपना रिफ्लेक्शन देखता है तो कंफ्यूज हो जाता है कि वो किड क्यों है, जबकि वो ऑलरेडी एक अडल्ट था और डॉक्टर के साथ 15 साल तक स्टडी कर रहा था। उसके माइंड में वो ब्लडीड फेस फ्लैश होता है और उसे पैनिक अटैक आता है। सोचता है कि कौन सा रियलिटी है और कौन सा ड्रीम। तभी प्रोफेसर किम कहते हैं, क्या वो फाइनली अवेक है? सब उस तरफ देखते हैं। प्रोफेसर किम अपनी कोट पॉकेट से एक फ्लैशलाइट निकालते हैं और उसकी प्यूपल्स पर शाइन करते हैं। देखकर कहते हैं कि वो सच में अवेक है। फिर पूछते हैं, क्या तुम डिजी या नॉशियस फील कर रहे हो? सिन्हॉक कहता है कि वो ठीक है, लेकिन उसे ये जानना है कि वो इस हॉस्पिटल में कितना टाइम से है। डॉक्टर यांग और किम एक दूसरे की तरफ देखकर कहते हैं कि थोड़ा ज्यादा देन अ मंथ हो गया है। सिन्हो शॉक होकर कहता है कि वो एक मंथ तक कोमा में था, लेकिन इस बात से कि उसके पास ऑक्सीजन मास्क नहीं है, इसका मतलब है कि उसका बॉडी नॉर्मली वर्क कर रहा था। डॉक्टर्स उसके ऑब्जर्वेशन पर सरप्राइज होते हैं और कहते हैं कि शायद उसका मेडिसिन में इंटरेस्ट है। सिन्हो कंफ्यूज होता है और सोचता है कि वो उन्हें कैसे बताए कि उसने मेडिसिन अपने ड्रीम्स में सीखा।
इसलिए कहता है कि हाँ, वो इंटरेस्टेड है। प्रोफेसर किम एक्साइटेड होते हैं और कहते हैं कि वो जरूर क्यूरियस होगा अपने उस स्टेट के बारे में जिसमें वो सो रहा था। सिन्हॉक कहता है और प्रोफेसर कहते हैं कि ये केस मेरे लिए भी एक नया केस है, सो वो भी क्यूरियस है, पर उससे पहले सुनना चाहिए कि उसने क्या कहना है। जब वो कोमा में था, उन्होंने एक सिमिलर ब्रेन पैटर्न एक महीने तक ऑब्जर्व किया, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड धीरे धीरे चेंज होता गया। पहले 10 दिन तक थीटा वेव्स और एफएम थीटा वेव्स इंटरचेंजेबली शो हो रही थी, और नेक्स्ट 10 दिन तक मोस्टली बीटा वेव्स आ रही थी, जिसमें थोड़ा सा थीटा मिक्स था। लास्ट 10 दिन में वो सेटल हो गई, एक अल्फा वेव शो हुई। उससे जानना है कि क्या सिन्होक समझता है इसका मतलब। सिन्हो कहता है कि फर्स्ट 10 दिन की एफएम थीटा वेव्स वही ब्रेन वेव्स होती है जब एक चाइल्ड इमेजिन और क्रिएट करता है। अगले 10 दिन की बीटा वेव्स तब होती है जब एक टीनेजर प्रॉब्लम सॉल्व करता है और क्रिटिकल थिंकिंग करता है। और लास्ट 10 दिन की अल्फा वेव्स तब होती है जब अडल्ट्स अपना सीखा हुआ सिखाते हैं और एफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं। तब सिन्हो रियलाइज करता है इसका मतलब कि जो लास्ट 15 इयर्स उसने डॉक्टर के साथ लाइब्रेरी में स्टडी करते हुए स्पेंड किए, वो सब एक्चुअली उसके ब्रेन के अंदर था। उसकी ब्रेन वेव्स रिफ्लेक्ट कर रही थी कि उसका बॉडी एक्चुअली एक अडल्ट में ग्रो कर रहा था। मतलब एक मंथ उसके लिए 15 इयर्स के बराबर था। प्रोफेसर किम एक्साइटेड होकर लाफ करता है और कहता है कि ये अमेजिंग है। पूछता है कि इकिड इतना कैसे जानता है। डॉक्टर यांग उसे काम होने के लिए कहता है और किम कहता है कि वो बस ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। सिन्होक बाथरूम जाता है और अपना फेस वॉश करता है। कहता है कि अब उसे याद आ गया है कि वो कोमा में कैसे गया था। वो एक स्नोई नाइट थी और वो बैडली बीटन था जब कोई उसकी शर्ट पकड़ के कह रहा था कि फॉलो करो। सिन्हो कहता है कि उन्हें ड्राइव नहीं करना चाहिए जब वो ड्रंक है, और तब हमें पता चलता है कि वो उसका फादर था। उसका फादर पूछता है कि वो किसको लेक्चर दे रहा है और उसे कार में बैठने को कहता है। जब वो ड्राइव कर रहे होते हैं, सिन्हो कहता है कि रोड स्लिपरी है और स्लोली ड्राइव करना चाहिए, पर उसका फादर उसे शट द हेल अप बोलता है और कहता है कि उसे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और कहना चाहिए कि उस सनोफा ने उसकी मदर को मार दिया, और पूछता है क्या वो समझता है। तब सिन्हो कुछ रोड पर देखता है और कहता है कि स्लो डाउन करो। एक मैन रोड क्रॉस कर रहा है। उसका फादर उसे बचाने के लिए कार स्वर्व करता है, लेकिन जब वो करता है, टायर्स रुक नहीं पाते और उनकी कार कुछ स्टेयर्स के ऊपर से जंप करके लेफ्ट राइट बाउंस होती हुई नीचे गिर जाती है, जब तक फाइनली वो हेड फर्स्ट स्नो में कोलाइड नहीं कर जाती। इंपैक्ट इतना सीवियर होता है कि बस एक लाउड क्रैश सुनाई देता है। उस एंगल से क्लियर नहीं होता कि वो स्नो था या एक ट्रक, बट ओ वेल, कार के अंदर ब्लड और ब्रोकन ग्लास दिख रहा होता है। उसके फादर का हेड डैशबोर्ड में घुसा हुआ होता है। वो मोशनलेस होता है और उसके हेड, आईज और नोज से ब्लड पोर हो रहा होता है। सिन्हो कहता है कि उस एक्सीडेंट के रिजल्ट में उसका फादर पास अवे हो गया और वो सोचता है कि कोमा के दौरान की मेमोरीज सिर्फ एक ड्रीम थी या नहीं, पर उसका अडल्ट सेल्फ और जो उसने सीखा वो सब उसके माइंड में विविड है। फिर वो सुनता है कि बाथरूम में कोई कह रहा है कि वो डिप्रेस्ड है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उसका अमेगदला छोटा है और हार्ट रेट लो है, लेकिन वो बस पैसे बनाने के लिए उससे टेस्ट्स करा रहे हैं। वो कहता है कि ये बस एक स्मॉल कार एक्सीडेंट था और ये ओवर द टॉप है क्योंकि वो 3 दिन से यहां है। वो कहता है कि वो आज घर जाएगा, चाहे कितना भी पे करना पड़े, और फोन पर किसी को बोल रहा होता है कि उससे एक फेवर चाहिए। वो कहता है कि वो थोड़ा पिकल में है और तुरंत घर नहीं जा पाएगा, इसलिए उससे उसके लिए सामान लाना होगा। वो कहता है कि वो उन्हें कुछ अच्छा ट्रीट करेगा, लेकिन सिन्हो बस उसके सिम्टम्स सुन रहा होता है। उसका अमेगदला छोटा है, हार्ट रेट लो है और वो कंट्रोलिंग है। ही रिमेंबर्स डॉक्टर कहते हुए कि अमेगदला इंसान की एम्पैथेटिक फील करने और गिल्ट महसूस करने की एबिलिटी को कंट्रोल करता है। दूसरे शब्दों में, ये ब्रेन का वो हिस्सा है जो इमोशंस प्रोसेस करता है। तो
इसका मतलब क्या होता है जब वो छोटा हो? सिंहो कहता है इसका मतलब है कि उस इंसान में इमोशंस एक नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में कम हो सकते हैं। डॉक्टर फिर हार्ट रेट लो होने के बारे में पूछता है और सिन्हो कहता है इसका मतलब है कि शायद वो फियर फील ही न कर पाए और ऐसी सिचुएशन में वो लाइफ के बॉर्डम से स्ट्रगल करे। इसी वजह से वो स्ट्रॉन्ग स्टिम्युलेशन ढूंढेगा। डॉक्टर कहता है बिल्कुल सही, स्टिम्युलेशन जो दिल को फास्ट पंप कर दे, और वो है मर्डर। डोर धीरे से खुलता है और सिन्हो वेट करता है देखने के लिए कौन बाहर आता है। तब हम देखते हैं एक आदमी सिगरेट मुंह में लिए उससे घूर रहा है। वो आदमी लगता है सिन्हो को पहचान गया। पूछता है क्या उसे अभी वॉक करने की परमिशन मिल गई? फिर कहता है कि शायद तुम मुझे पहचानते नहीं, पर हम दोनों सैम हॉस्पिटल रूम में थे और अभी मैं काफी फेमस हूं क्योंकि मैं एक महीने की कोमा से उठ गया हूं। सिंहो लगता है कुछ सोच रहा है और पॉइंट करता है कि उस आदमी का हाथ इंजर्ड है। आदमी नीचे अपने बैंडेज्ड फिंगर को देखता है, कहता है अगर तुम इसके बारे में बोल रहे हो, और इधर उधर नजर डालने लगता है एक्सक्यूज ढूंढने के लिए। फिर कहता है कि वो नाइफ से कट गया था, पर कुछ खास नहीं है। उसकी स्माइल ईविल थी। सिंहो कहता है कि वो चाहता है कि जल्दी ठीक हो जाए, और वो आदमी उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन वेकिंग अप, और बताता है कि वो उसे गिफ्ट देना चाहता था, एक सिगरेट का, पर उसके पास ये लास्ट है। उसके बाद वो सिगरेट बिन में फ्लिक कर देता है और सिन्होक अभी भी खुद की सोचों में खो गया है। आदमी कहता है वो उससे बाद में मिलेगा और डोर बंद कर देता है। सिन्ह्युक उस आदमी के बारे में और जानना चाहता है और एक नर्स के पास जाकर उसे बुलाता है। नर्स रिप्लाई करती है और वो कहता है कि उसे इंटरनेट यूज करना है, क्या वो उसका फोन बोरो कर सकता है? नर्स कहती है ऑफ कोर्स, तुम्हें क्यूरियोसिटी होगी कि दुनिया कितनी चेंज हो गई है। वो कहता है हाँ। जैसे ही वो ब्राउज करना शुरू करता है, उसे शॉक लगता है जब वो देखता है कि एक रैंडम मर्डर हुआ था एक वुमन पर, और विक्टिम अभी एक नियर बाय हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रही है। अगर कट 1 इंच डी पर होता तो वो मर जाती, और ये 3 दिन पहले हुआ था। सिंहो अपने दिमाग में सीन इमेजिन करता है। वो क्लियरली विजुअलाइज करता है एक वुमन वॉक कर रही है, और जब वो किसी के रनिंग साउंड पर टर्न करती है तभी उसे साइड से स्टैब किया जाता है। सिन्हॉक कहता है कि इंजरी देखकर लगता है कि वो लेफ्ट हैंडेड आदमी ने किया था, और जिसने बोला कि वो नाइफ से कट हुआ था वो भी लेफ्ट हैंडेड था, और वो 3 दिन से हॉस्पिटल में है। सिंहो कहता है कि अगर वो अपने ड्रीम से सीखे हुए चीजों पर बेस करे तो चांसेस है कि उस आदमी ने मर्डर या अटेम्प्टेड मर्डर किया है 99%। वो नर्स को फोन बोरो करने के लिए थैंक्स बोलता है और नर्स कहती है जब चाहिए मुझे बता देना। सिन्ही सोचता है क्या उसके ड्रीम वाली नॉलेज रियल लाइफ में भी काम करेगी। वो फोन बूथ की तरफ देखता है, कहता है कि अगर 1% चांस भी है तो उसे खुद फिगर आउट करना पड़ेगा। और वैसे भी उसने उस आदमी का सिगरेट उठाकर डीएनए एविडेंस के लिए बैक कर लिया था। जैसे ही वो पे फोन उठाता है, सोचता है कि उसे स्माइल करने का मन क्यों हो रहा है, और पुलिस को डायल करना स्टार्ट करता है। सीन जंप होता है पुलिस स्टेशन पर, जहां एक आदमी को उसके परफॉर्मेंस के लिए स्कोल्ड किया जा रहा है। एक ऑफिसर कहता है क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? जो तुमसे बाद में आया था वो प्रमोशन ले लेगा और तुम यहां बैठे रहोगे। वो बंदा अपने आप से खुश नहीं लगता और फैटेज उससे कहता है कि अपना काम कितना बेकार किया है। फिर चिल्लाता है क्या तुम डिटेक्टिव बने थे सिर्फ ऐसे ही टाइम पास करने के लिए? और उसके पेपर्स उस पर फेंक देता है। कहता है अगर तुमने अपना परफॉर्मेंस स्कोर इस बार इंप्रूव नहीं किया तो मैं और कवर नहीं करूंगा, और मैं सीरियस हूं। डिटेक्टिव कुछ नहीं बोलता, बस साय करता है और अपने क्यूबिकल में जाकर बैठ जाता है। अपने सर को दोनों हाथों से पकड़कर कहता है ये सब बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। उसका फोन रिंग करता है और वो कहता है कि वो बहुत स्ट्रेस्ड है। फिर वो फोन उठाता है, दिस इज द डिटेक्टिव डिविजन, और हम सिन्हो की आवाज सुनते हैं जो एक वुमन के खिलाफ अटेम्प्टेड मर्डर केस के बारे में पूछ रहा होता है जो 3 दिन पहले हुआ था। द डिटेक्टिव बस कंफ्यूज है कि वो ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, और सिंहो कहता है कि कल्प्रिट का नाम जो योंग हू है।
जो दिया यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के रूम 1407 में है। द डिटेक्टिव पूछता है कि वो कौन है, और सिंहो कहता है कि उसने अपनी वॉइस और एक्सेंट को फेक करने की कोशिश की थी ताकि ज्यादा मैच्योर लगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग उसे एक स्टूडेंट समझेंगे जो प्यूबर्टी से गुजर रहा है, और कोई पुलिस ऑफिसर इस बात पे एक्शन नहीं लेगा। सो वो अपनी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज करेगा बाय रिवीलिंग ऐसी इंफॉर्मेशन जो सिर्फ केस से जुड़ी पार्टीज को ही पता है। द डिटेक्टिव पूछता है कि क्या वो आंसर करेगा, और सिंहो पूछता है विक्टिम के क्लोथ्स पर ब्लड स्टेन के बारे में। द डिटेक्टिव शॉक्ड हो जाता है, और सिंहो कहता है कि कल्प्रिट स्लिप हो गया था जब उसने विक्टिम को स्टैब किया, और उसका खुद का ब्लड उसके क्लोथ्स पर गिर गया, और कल्प्रिट की लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पर एक वाउंड है। ये भी हाईली लाइकली है कि कल्प्रिट ने इसी रीजन में पहले भी सिमिलर क्राइम्स कमिट किए हैं। पहले वाले केसेस बस प्रैक्टिस थे, लेकिन अब वो सीरियस मर्डर में डेवलप होने वाला है अगर कल्प्रिट एप्रिहेंड न हुआ। द डिटेक्टिव स्पीचलेस हो जाता है, और सिंहो कहता है कि सिंस वो कॉल कट नहीं कर रहा, इसका मतलब वो नहीं सोचता कि ये एक प्रैंक कॉल है, और अब वो एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देने वाला है जो उसे हुक करेगा। द डिटेक्टिव कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन सिंहो उसे कट करके कहता है कि उसके पास कल्प्रिट का सिगरेट है जो वो स्मोक कर रहा था। द डिटेक्टिव शॉक्ड हो जाता है, और सिंहो कहता है कि डीएनए कंपेयर करने के बाद वो शो हो जाएगा कि कल्प्रिट वही है। ब्लड जो विक्टिम के क्लोथ्स पे गिरा था, और सिगरेट का डीएनए, और वो उसे एक स्ट्रॉन्ग रीजन दे रहा है कि बिना टाइम वेस्ट किए एक्शन लेना पड़ेगा। सिन्हो कहता है कि कल्प्रिट आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा है, सो बाद में उसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। ये उसका दूसरा मोटिवेशन है, और वो कहता है कि यही एक चांस है एक प्रोस्पेक्टिव सीरियल किलर को पकड़ने का। द डिटेक्टिव अभी भी डिसबिलीफ में है, लेकिन सिंहो कॉल कट करके कॉन्फिडेंट लग रहा होता है और वापस चला जाता है। द डिटेक्टिव फोन को घूरता रहता है जब कोई और अंदर आता है और पूछता है कि क्या उसने खाना नहीं खाया, और क्या रीजन ये है कि उसे स्कोल्ड किया गया। लेकिन डिटेक्टिव पूछता है कि वुमन के अटेम्प्टेड रॉबरी और मर्डर केस का डीएनए रिपोर्ट आ गया क्या। वो बंदा कहता है कि उसे नहीं पता, लेकिन शायद आज ही आ जाए। द डिटेक्टिव डिसाइड करता है कि ट्राई करना वर्थ है। वो कहता है कि यंगेस्ट को नेशनल फॉरेंसिक सर्विस भेजना चाहिए, और वो खुद भी उसके साथ जाने वाला है। वो बंदा पूछता है कहाँ, और वो दोनों वॉक करते हुए दिया यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं, जहां सिंहो एंट्रेंस पे खड़ा होता है। सिन्हो उन्हें स्पॉट कर लेता है जब कार पुल अप होती है और डिटेक्टिव बाहर निकलता है। उसका अंडरलिंग कहता है रुक जाओ, और जैसे ही वो सिन्हो के पास से वॉक करते हैं, वो स्माइल करता है। वो नर्सेस के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या रूम 1407 में योंग हू नाम का पेशेंट है। वो लड़की जिसने सिन्हो को अपना फोन दिया था पूछती है कि उन्हें ये कैसे पता। डिटेक्टिव कहता है कि वो यहां एक रिपोर्ट के बाद आया है जो कहती है कि ये कल्प्रिट है एक अटेम्प्टेड मर्डर केस का जो 3 दिन पहले हुआ था। वो लड़की डिसबिलीफ में कहती है कि 1 मिनट वेट करो, और भाग जाती है। सिंहो फिर डिटेक्टिव को बुलाता है और वो टर्न करके देखता है। डिटेक्टिव सरप्राइज होता है देखकर कि सिंहो सिगरेट उसे दे रहा है, और वंडर करता है कि क्या ये वही बंदा है जिसने कॉल किया था। सो वो पूछता है सिगरेट कहां से आया। सिंहो कहता है कि एक आदमी ने उसे बोला था कि ये सिगरेट पुलिस ऑफिसर को दे देना। सिंहो पूछता है कौन और कहां, और वो एक रैंडम क्राउड की तरफ पॉइंट कर देता है। डिटेक्टिव पूछता है कि क्या उसे याद है वो बंदा कहा गया, और सिंहो कहता है नहीं। हम फिर देखते हैं डॉक्टर यांग को, जो पूछ रहा है कि क्या वो लोग सच में यो हेन को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो डॉक्टर इंचार्ज है। रूम 1407 में यो ह्यूएन अपने कपड़े रेडी कर रहा है क्योंकि अब उसका रिलीज हो रहा है। वो अपनी जैकेट जिप करता है और बेसबॉल कैप पहनता है। फिर एक और नजर अपनी बैंडेज्ड फिंगर पर डालता है। कहता है कि उस वक्त उसने उस वुमन पर चार्ज करके उसके एब्डोमेन में स्टैब किया था, लेकिन उसकी फिंगर स्लिप हो गई और कट हो गई। अगर वो थोड़ा और गहरा जाता तो वो शुरली मर जाती। डॉक्टर यांग उन्हें एस्कॉर्ट कर रहा है, और डिटेक्टिव का अंडरलिंग पूछता है
कि क्या बिना वारंट के सिर्फ एक रिपोर्ट पर उसे अरेस्ट करना ठीक है, क्योंकि सिगरेट पर डीएनए मैच हो भी सकता है और नहीं भी। अगर 48 आवर्स में एविडेंस नहीं आता तो सब खत्म हो जाएगा। और उसे पता है कि टीम मैनेजर अभी काफी एज पर है। डिटेक्टिव को यह भी पता है, क्योंकि उसे पहले बार किया गया था, कि वो अब और कवर नहीं कर सकता। डिटेक्टिव कहता है कि वो जाने वाला है चाहे कुछ भी हो, और वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, बस उसे फॉलो करना है। वो लोग एक 47 पर पहुंचते हैं, और जब रूम में एंटर करते हैं तो शॉक हो जाते हैं कि योंग हू वहां नहीं है। डॉक्टर यांग कहता है कि ये पेशेंट का बेड है, लेकिन उसे नहीं पता वो कहाँ गया। एक ओल्ड लेडी कहती है कि उसका डिस्चार्ज हो गया तो वो बाहर चला गया। डॉक्टर यांग कहता है कि उसने डिस्चार्ज प्रोसेस तक कंप्लीट नहीं किया। डिटेक्टिव्स रियलाइज करते हैं कि वो उनका ही आदमी है जो एस्केप करने की कोशिश कर रहा है। वो कहते हैं कि उसे ढूंढना होगा। फिर हम सुनते हैं योंग हू को फोन पर, जो पूछता है कि क्या वो आ गए और जो चीज मांगी थी वो लाई है। वो कहता है कि वो अभी बाहर आने वाला है और वो वेट करें। वो उनकी कार डिटेल्स पूछता है और फिर हंसकर फोन कट कर देता है। सिन्ही उससे पूछता है कि क्या वो सच में बिना बिल पे किए डिस्चार्ज होने की कोशिश कर रहा है। यंग हैन धीरे से मुड़ता है और सरप्राइज होता है कि वहां सिन्होक है। वो रिलीफ की सांस लेकर कहता है कि वो तो बस एक सब्जी थी, और पूछता है कि वो क्या कह रहा है और क्यों सोचता है कि उसने बिल पे नहीं किया और वो यहां क्या कर रहा है। सिन्ही पूछता है कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि वो तो उसे ढूंढने आया था। योंग हा पूछता है क्यों, और सिन्हो कहता है कि उसे उससे कुछ पूछना था। फिर वो पूछता है कि कैसा फील हुआ जब उसने उस वुमन को स्टमक में स्टैब किया था। यो ह्यूएन खुशी से कहता है कि फाइनली उसे रिकॉग्नाइज किया गया। वो कहता है कि वो नॉर्मल किड नहीं है, और सिन्हो की आंखों में देखते हुए बोलता है कि तुझे भी जानना होगा कैसा लगता है, क्योंकि तू भी सैम है। फ्लेश को पियर्स करके जब बोन तक पहुंचता है और वाइब्रेशन फिंगर टिप्स तक आती है तो वो फीलिंग एक्सिलरेटिंग होती है। सिन्ही कहता है कि गलत मत समझ, और अगर तुझे लगता है कि एक औरत को स्टैब करके तू कोई नया आदमी बन गया है, तो ये भी याद रख कि तू उसे सामने से फेस नहीं कर सका, इसलिए बैक से स्टैब किया। तू पैनिक हो गया था और इसी वजह से कार से भी टकरा गया। स्टैबिंग के बाद जब भाग रहा था तो सीधा ट्रैफिक में घुस गया और साइड से हिट हो गया। वो सिन्ही को उठाकर इंसल्ट करना स्टार्ट करता है, लेकिन सिन्ही उस पर हंसने लगता है। यो ह्यूएन गुस्से में पूछता है कि क्या फनी है, और अपना हाथ उठाकर कहता है कि तुझे अडल्ट्स की रिस्पेक्ट सीखनी चाहिए, मतलब तुझे लेसन सिखाना पड़ेगा। तब डिटेक्टिव उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उसकी फिंगर को देखता है और कहता है कि कल्प्रिट के पास भी लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पर वाउंड था। यंग ह्यूएन कहता है कि यहां मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो किड इतना क्यूट था। डिटेक्टिव पूछता है कि क्या वो योंग हैन है या नहीं। योंग हा पूछता है कि क्या वो उसे जानता है, और डिटेक्टिव कहता है कि ये पुलिस है और अभी उसे बिना वारंट अरेस्ट कर रहा है। तब हमें फाइनली पता चलता है कि उसका असली नाम कांग से जून है। योंग हू चीखता है कि क्यों उसे, और से जून कहता है कि तुझे राइट है रिमेन साइलेंट रहने का या लॉयर हायर करने का। यंग ह्यूएन रियलाइज करता है कि सिचुएशन बुरी है। वो चिल्लाता है और सियन पर चार्ज करता है, उसे फ्लोर पर गिरा देता है, फिर भाग जाने की कोशिश करता है। वो अपने पार्टनर को कहता है कि उसे पकड़ो। सिंहयुक उसके सामने अपना पैर आगे कर देता है और वो सीधा गिरकर फ्लोर पर फेस प्लांट कर देता है। यो ह्यूएन चीखता है कि उसे छोड़ो, वो यहां पेशेंट है और पुलिस के लिए ये अलाउड नहीं है। से जून कहते हुए चला जाता है कि पार्टनर उसे कार तक ले जाए, वो बाद में मिलता है। से जून सिन्हो को देखकर पूछता है कि क्या उसे याद है, और सिन्हो कहता है हाँ। सेन पूछता है कि जिसने तुझे सिगरेट दिया था उसने कुछ और नहीं कहा। तब प्रोफेसर किम आता है और पूछता है कि क्या हो रहा है, और कहता है कि वो सिन्हो का डॉक्टर इंचार्ज है। सियन कहता है कि वो पुलिस में है और उसे एक रिपोर्ट मिली थी, और अब वो उसी आदमी से मिला जो रिपोर्ट करने आया था। प्रोफेसर किम माफी मांगता है और कहता है कि ये बच्चा कोमा में था और अभी रिसेंटली उठा है तो अनस्टेबल है।
सिन ही प्रोफेसर किम को बुलाता है, जो कहता है क्या? सिन ह्योक ऊपर देखकर डॉक्टर से कहता है कि अब वो ठीक है, और से जून को कहता है कि उस आदमी ने बताया था कि योंग हू का अमिगदला छोटा है, हार्ट रेट लो है और उसमें मैनिपुलेटिव एंटीसोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की टेंडेंसी है, लेकिन वो डिप्रेस्ड है। सियन अपनी डिप्रेशन के बारे में पूछता है और सिन्हो कहता है कि ये ट्रेड्स एक अर्ली स्टेज सीरियल किलर के होते हैं। वो डिप्रेशन उनके पहले मर्डर या अटेम्प्टेड मर्डर के बाद आता है, जब इतना बड़ा रिस्क लेने के बाद भी उनको उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता जितना उन्होंने सोचा था, और उस वजह से उनको बुरा लगता है। प्रॉब्लम यह है कि अगला क्राइम सिर्फ एक अटेम्प्ट पर खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो डिप्रेशन को उस क्राइम के थ्रू ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। अगर अगला सक्सेसफुल हुआ तो वो एक और करेंगे, और देखते ही देखते एंड में वो एक सीरियल किलर बन जाएंगे। सियन बस सरप्राइज होता है और सिंहो कंटिन्यू करता है कि अगर यो हेन को अकेला छोड़ दिया गया तो एक और विक्टिम डेफिनेटली निकल कर आएगा। से जून बस शॉक होता है कि उसे ये सब एक रैंडम आदमी ने कैजुअली बोल दिया। सिन्हो कहता है कि ये सच है। प्रोफेसर किम बोलता है कि बस आज के लिए इनफ है। फिर वो नर्स को कहता है उसे ले जाने के लिए, और से जून पूछता है कि क्या बच्चे के पेरेंट्स ने पुलिस से कांटेक्ट किया। प्रोफेसर किम सिर हिलाकर कहता है नहीं, दोनों मर चुके हैं। फिर वो झुककर बोलता है कि अपना ख्याल रखना, और से जून भी वही करता है, पर वो अभी भी लॉस्ट होता है। पूछता है कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई चीज सिर्फ सुनकर स्ट्रेंजर से याद हो जाए और फिर इतनी एक्यूरेटली रिपीट की जा सके। उसे लगता है जैसे वो बच्चे के खुद के वर्ड्स थे, जैसे वो एक प्रोफाइलर हो। कुछ दिनों बाद न्यूज में अनाउंस होता है कि कल्प्रिट मिल गया है, और वो विक्टिम के सैम नेबरहुड में रहता था। उसने उसे स्टैब किया था, और पुलिस को लगता है कि उसने और भी ऐसे क्राइम्स किए हो सकते हैं, और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है विमेन को टारगेट करते हुए। सिन्हो कहता है कि जो चीजें उसने कोमा में सीखी थी वो रियल लाइफ में वर्क कर रही है। शायद वो सिर्फ एक ड्रीम नहीं था। तभी कोई उसके पास आता है और एक छोटी लड़की उसकी तरफ घूरती है। उसे रियलाइज होता है कि शायद वो उसके बैग का सामान लेने आई है, तो वो पूछता है कि क्या वो चाहती है। लड़की बोलती है तो वो कहता है कि तुम सब ले सकती हो। वो एक्साइटेड हो जाती है और वो सोचता है कि इन स्नैक्स का क्या करता जो नर्सेस उसको देते रहते थे। लड़की उसका शुक्रिया करती है, बोलती है तुम अच्छे हो, और बाइट लेती है। तब वो नोटिस करता है कि उसकी एक दांत मिसिंग है और उसे कुछ याद आता है। एक और छोटी लड़की की मेमोरी। उसका सिर दर्द करने लगता है और उसके दिमाग में एक इमेज आता है। खून उड़ रहा है, एक औरत रो रही है, जमीन पर गिर रही है और उसकी तरफ कुछ बोल रही है। तभी एक आदमी गाड़ी से बाहर निकलता है। वो देखता है कि वो आदमी गोल्ड टूथ के साथ हंस रहा है। शायद उसने याद किया क्योंकि टूथ ट्रिगर बना। वो सोचता है क्या ये मेमोरी है या बस एक डिलीरियम, और कहता है कि शायद ये मेमोरी डिसऑर्डर है। ये एक कॉमन सिम्टम है कोमा से उठने के बाद। लेकिन अगर ये सिर्फ डिलीरियम होता तो ये दिल तोड़ने वाला इमोशन कैसे आता? और वो सोचता है कि उसकी मां को क्यों मरना पड़ा। तभी एक ग्रंजी आवाज आती है जो कहती है कि क्या तुझे नहीं पता, ये सब तेरे वजह से हुआ। वो मिरर में देखता है और अपना रिफ्लेक्शन एक वुल्फ का देखता है जो रो रहा है। सिंहैक अचानक होश में आता है जब नर्स उसे बुलाती है। पूछती है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि वो जवाब नहीं दे रहा था। वो कहता है कुछ नहीं, पर सोचता है वो क्या चाहती है। नर्स कहती है कि उन्हें कहीं जाना है, और वो पूछता है कहाँ। नर्स कहती है प्रोफेसर किम तुमसे मिलना चाहते हैं। वो कहता है ठीक है, और जैसे ही वो मिरर में फिर देखता है उसका नॉर्मल रिफ्लेक्शन वापस होता है। नर्स उसे फॉलो करने को कहती है और वो चलता है। चलकर जाते हुए नर्सेस बात कर रही होती है कि आज उसका डिस्चार्ज है, और लगता है जैसे कल ही वो एयर में आया था और अब डिस्चार्ज हो रहा है। उन्हें शॉक हुआ था जब उसको पहली बार देखा था। उसके ज्यादा वूंड्स मारने से थे एक्सीडेंट से भी ज्यादा। एक नर्स कहती है कि एक नजर में समझ आ रहा था कि उसके साथ अब्यूज हो रहा था। उसका फादर ड्रंक ड्राइव कर रहा था और पता नहीं वो क्या सोच रहा था।
क्या वो सबको साथ मरना चाहता था? लेकिन वो खुश है कि उसका सीट बेल्ट एटलीस्ट फासन था। दूसरी नर्स पूछती है कि इसका मतलब फादर का नहीं था? पहली नर्स कहती है हाँ, और बताती है कि उसकी मां एक्सीडेंट से 6 महीने पहले ही मर गई थी। ट्रेजेडी एक के बाद एक उसके साथ होती गई और वो बुरा फील करती है। दूसरी नर्स सोचती है कि डिस्चार्ज के बाद क्या होगा और क्या कोई है जो उसको ले जाए। पहली नर्स कहती है कि उसे ऑर्फनेज भेजना था रूल्स के हिसाब से, लेकिन फॉर्चुनेटली प्रोफेसर किम उसे अपने फॉस्टर सन के रूप में लेने वाले हैं। दूसरी नर्स शॉक होती है और पूछती है कि क्या उसे पता नहीं था। फिर वो कहती है कि प्रोफेसर सिंगल और रिच है, तो ये सिन्हो के लिए अच्छा है। दूसरी नर्स कहती है कि उसने तो जैकपॉट मार लिया, गोल्डन स्पून मिल गया, और वो थोड़ी जेलस होती है। जब सिन्हॉक को ले जाया जा रहा होता है, तब हमें फाइनली पता चलता है कि प्रोफेसर किम का पहला नाम मिन डब्ल्यू है। नर्स नॉक करती है और कहती है कि उसे ले आई है, और मीनू कहता है एंटर। सिन्होक वंडर करता है कि क्या हो रहा है, और जैसे ही दरवाजा खुलता है, हमें स्लम्स दिखते हैं। वहां एक छोटी लड़की एक बिल्ली को खाना खिला रही होती है। वो उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसे बेली रब्स भी देती है। कैट उसके साथ खेलने की कोशिश करती है और लड़की बहुत मजा लेती है। फिर वो अपना फोन निकालती है और रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती है। हम देखते हैं कोई उससे लियरस आइज से घूर रहा है, इवन दो वो सिर्फ एक छोटी सी लड़की है। व्हाट अ फ्रीक। जैसे ही उसे अप्रोच करते हुए सुनाई देता है, वो टर्न करती है और कहती है हेलो। हमें पता चलता है कि उसका नाम बोरा है, और वो आदमी पूछता है कि क्या वो फिर से कैट को फीड कर रही है। कहता है कि वो इतनी अच्छी लड़की है, और वंडर करता है कि उसकी मॉम और डैड कहाँ है। वो कहती है कि उसका डैड वर्क पर है और उसकी मॉम सुपरमार्केट गई है। आदमी स्माइल करता है और पूछता है कि क्या ये सच है। फिर कहता है कि अभी कोई पास नहीं हो रहा और वो इसे क्विकली फिनिश कर सकता है। सोचता है कि क्या इसे खत्म कर देना चाहिए। दिस गाय नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड। आदमी बोरा से पूछता है कि क्या उसने कहा था कैट का नाम क्रीम है। वो कहती है हाँ, और कि वो प्रिटी है क्योंकि उस पर सूट करता है। आदमी कहता है कि वो बहुत खुश है कि क्रीम उससे मिला, और फिर मेंशन करता है कि एक किटन उसके घर आया था जिसका मॉम नहीं लगता, और वो कोल्ड में शिवर कर रहा था। वो वंडर करता है कि क्या बोरा उसे लेना चाहेगी क्योंकि उसके पास कैट फूड नहीं है। बोरा एक्साइटेड हो जाती है और पूछती है कि क्या वो सच में ले सकती है। आदमी का दिल फास्ट धड़कने लगता है और कहता है कि उसे अपनी मदर को ये मेंशन नहीं करना चाहिए। वो हंसती है और कहती है ओके। वो कहती है कि किटन्स वीक होते हैं, इसलिए उन्हें क्विकली वार्म करना पड़ता है। आदमी कहता है कि उस केस में उन्हें जल्दी करनी चाहिए, और पूछता है कि क्या किटन्स किबल भी खाते हैं। वो कहती है कि उन्हें वाटर के साथ मिक्स करके सॉफ्ट बनाना चाहिए, और वो स्नैक्स भी लव करते हैं। आदमी कहता है कि वो एक्सपर्ट लगती है, और उसका दिल और तेज धड़कने लगता है। हॉस्पिटल में माइनस रूम के अंदर सिन्ही थोड़ा कंफ्यूज लगता है क्योंकि उसके सामने सिर्फ स्वीट ड्रिंक्स और बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक्स रखे होते हैं। मीनू कहता है कि उसे नहीं पता था वो क्या पसंद करता है, और पूछता है कि वो कैसा फील कर रहा है। सिंहो कहता है वो अच्छा फील कर रहा है, और मीनू कहता है कि दैट्स ग्रेट, और बताता है कि आज वो डिस्चार्ज हो रहा है। पूछता है कि उसके क्या प्लान्स हैं। सिन्हो कुछ नहीं कहता, और मीनू बोलता है कि उसके पास कुछ इंपॉर्टेंट कहना है क्योंकि उसके घर में बहुत सारे स्पेयर रूम्स हैं, और अगर उसे ठीक लगे तो पूछता है कि क्या वो उसके साथ रहना चाहेगा। अगर वो उसका बेटा बन जाए तो वो उसके ड्रीम्स, स्कूल, जॉब और बेसिकली सब में हेल्प कर सकता है। सिंहो सोचता है कि ये एक ग्रेट ऑफर है। अगर वो ऐसे डिस्चार्ज हो गया तो उसे ऑर्फन के तौर पर कोई लीगल राइट्स नहीं मिलेंगे, और उसके लिए अकेला रहना या अपने लिए पैसा कमाना इम्पॉसिबल होगा। उसे इवेंचुअली ऑर्फनेज जैसा प्लेस जाना ही पड़ेगा। तो ये ऑफर एक्सेप्ट करना वाइज चॉइस है, लेकिन वो अपने फादर का ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली इमेज नहीं भूल पा रहा। जैसे ही वो डायरेक्टली उससे घूरता है, उसका फादर पूछता है कि क्या वो सोचता है कि ऐसे करने के बाद वो पीसफुली सो पाएगा। सिंहो घूरता है और कहता है कि ये हेल्यूसिनेशन है।
कंफ्यूजन ऑफ मेमोरीज जो ब्रेन के कोमा से जागने के बाद हो सकता है, लेकिन उसे नहीं पता कि ये सिर्फ हैल्यूसिनेशन है या वो सच में याद नहीं कर रहा कि क्या हुआ था। मीनू फिर पूछता है कि वो उसके साथ रहने के बारे में क्या सोचता है, लेकिन सिन्ही कहता है कि उसे कुछ पूछना है। मीनू कहता है बोल दो, और सिन्हो पूछता है कि क्या वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। यह सुनकर मिन डब्ल्यू ऑफ गार्ड हो जाता है और पूछता है इसका मतलब क्या है। सिन्हो एक्सप्लेन करता है कि वो ग्रेटफुल है उसके सजेशन के लिए, और अगर वो फॉस्टर सन बन गया तो डेफिनेटली उसकी लाइफ पहले से ज्यादा हैप्पी होगी, लेकिन उसे अपने घर लौटकर कुछ चीजें सेटल करनी होंगी क्योंकि अभी तक उन्हें सॉल्व नहीं किया गया। मीनू पूछता है क्या मतलब, और सिन्हो कहता है अपने फादर और मदर की डेथ का। वो बिलीव नहीं करता कि वो सिर्फ एक्सीडेंट्स थे। मीनू सरप्राइज होता है और कहता है इसका क्या मतलब है। बोलता है कि वो एक बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकता। सिन्हो कहता है कि वो भी उसके साथ ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहता है, लेकिन अभी नहीं। अगर वो उसके साथ रहा प्रॉब्लम सॉल्व किए बिना, तो ये उसके लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। उसका फादर हंसते हुए कहता है कि अब उसे समझ आया कि वो कैसा इंसान है, एक ऐसा जो सिर्फ दूसरों को हार्म करता है और जिसे इस दुनिया में आना ही नहीं चाहिए था। सिन्हो अपनी चेयर से झटके से उठता है और मिन डब्ल्यू के सामने झुककर बैक करता है। अगर वो फॉस्टर सन बन गया तो उसे स्कूल जाना होगा और उसके एक्शंस लिमिटेड रहेंगे, लेकिन वो उसका ऑफर डिक्लाइन करके माइनर होते हुए सोसाइटी में सर्वाइव भी नहीं कर सकता। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही बेस्ट चॉइस है जिससे दोनों बेनिफिट्स मिलेंगे। मीनू सोचता है कि क्या ये नॉर्मल है कि इस एज के बच्चे ऐसी बातें करते हैं, और ये भी कि क्या वो अकेला रहने से नहीं डरता, लेकिन उसे नहीं पता कि ऐसे मैच्योरली बात करते बच्चे को कैसे कॉन्विंस करे। ही कॉल्स सिन्हो का नाम लेकर चिल्लाता है, बोलता है कि उसे नहीं लगता कि वो इससे अग्री कर सकता है उसे अकेला घर भेजना। हाँ, लेकिन उसे लगता है कि वो यूजुअल किड से अलग है, इसलिए वो उसे एक चांस देना चाहता है और अग्री करता है कि वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। सिन्हो उसका थैंक्स करता है, लेकिन मीनू कहता है कि एक कंडीशन है। सिन्हो नीचे देखता है जब मीनू उसे एक फोन देता है और कहता है कि इसे ले लो। अगर वो उससे एवरीडे कांटेक्ट करे और बताए कि वो कैसा है तो वही कंडीशन होगी। वो साई करता है, बोलता है कि उसने इसे डिस्चार्ज के गिफ्ट के लिए प्रिपेयर किया था, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसे ऐसे यूज करना पड़ेगा। फिर वो हंसता है और कहता है कि बैक साइड देखना, एक कार्ड अटैच्ड है। मीनू बोलता है कि उस कार्ड पर हर मंथ 300,000 भेजा जाएगा और अगर कभी और चाहिए हो तो वो हमेशा कॉल कर सकता है। सिन्हो उसकी तरफ देखता है और मीनू उसके शोल्डर पर हाथ रखता है। बोलता है कि तुमने रिलेशनशिप कंटिन्यू करने की बात की थी। उसके लिए भी सैम है, वो भी इसे चेरिश करना चाहता है, तो तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि तुम अलोन हो। वो चाहता है कि तुम उस पर ट्रस्ट करो और रिलाई करो। अगर तुम उसके इंडेप्टेड हो तो तुम उसे फ्रीक्वेंटली कांटेक्ट करोगे। फिर वो हंसता है और बोलता है कि अगर ये ज्यादा लगता है तो तुम इसे बाद में रीपे कर सकते हो। सिन्हो थैंक्स बोलता है और कहता है कि वो रीपे करेगा। मीनू पूछता है कि क्या वो हैंडशेक कर सकते हैं। सिन्हो अपना हाथ उठाता है और वो हैंडशेक करते हैं। मीनू बोलता है कि ये वार्म है। सिन्हो थोड़ा सरप्राइज होता है, कर्नल सैंडर्स की बात याद करके जिसने भी यही बोला था। मीनू कहता है कि अच्छा खाना खाना और हेल्दी रहना। सिन्हो वापस घर के लिए निकलता है और बस स्टॉप पर उतरता है। उसके हाथ में एक बैग होता है जिसमें स्नैक्स होते हैं। उसे पता चलता है कि ये सब नर्सेज ने दिया था। वो नीचे देखकर कहता है कि एक्चुअली उसका मन कॉफी पे कर रहा है। तभी उसे एक औरत अपनी बेटी को बुलाती हुई सुनाई देती है। वो बेटी बोरा होती है और वो औरत फ्रैंटिक होती है। वो सिन्हो को देखती है और पहचानती है। पूछती है कि क्या उसने बोरा को देखा है। सिन्हो पूछता है कि वो कौन है और उसके ब्रेन में एक शॉक आता है। उसे एक फ्लैशबैक आता है जहां वही औरत उसके सामने एक बॉल ऑफ राइस रखती है। बोलती है कि उसे भूख लगी होगी और उसे खाना चाहिए
बिफोर वो कोल्ड हो जाए। वो कहती है कि एक फादर अपने खुद के सन को कैसे मार सकता है, कम से कम उसे भूखा तो नहीं मरना चाहिए। फिर वो अपनी जुबान क्लिक करती है और बोलती है कि तुम बस स्किन एंड बोन्स हो। जब सिंहो बॉल उठाता है, बोरा उसके स्पून पर एक और पीस ऑफ फूड रखती है और बोलती है कि ये भी खाओ। वो थैंक्स बोलता है और बोरा उसे स्माइल करती है। उसे याद आता है कि ये उसी के बारे में बात कर रही है। फिर वो पूछता है कि क्या वो उसे अभी ढूंढ रही है। वो पूछता है कि वो कब गई थी और क्यों गई थी। मदर बोलती है अराउंड 4 मिनट और वो क्रीम को फीड करने गई थी। सिन्हो पूछता है कि क्रीम कौन है। वो बोलती है कि एक स्ट्रे कैट है जिसे बोरा प्यार करती है। सिन्हो पूछता है कि वो उसे कहाँ फीड करती है और क्या वो अकेली जाती है। वो कहती है कि वो घर के सामने फीड करती है क्योंकि कैट हर दिन सैम टाइम पर बाहर आता है। यूजुअली जैसे ही वो उसे बुलाती थी, बोरा वापस आ जाती थी, लेकिन इस बार वो स्टोर गई। सिंहो पूछता है कि क्या वो फोन नहीं उठा रही। मदर बोलती है कि उसका फोन ऑफ है। सिंहो कहता है कि इस बार रूटीन से अलग कुछ हुआ है। मदर पूछती है कि क्या उसने बोरा को देखा है और अगर नहीं तो उसे ढूंढना चाहिए। सिन्हो उसकी शर्ट खींचता है और रोकता है। वो कहता है कि हमें पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए। मदर पूछती है कि वो क्या बोल रहा है। सिंहो कहता है कि यूजुअली बोरा तुरंत वापस आती है जब बुलाया जाता है, लेकिन अब 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। उसका फोन भी ऑफ है। मदर बोलती है कि ये टू मच है। सिंहो कहता है कि ये किडनैपिंग है। टाइम कम है क्योंकि 3 घंटे के अंदर 75% चांस होता है मर्डर का। वैसे कोई इस स्टैटिस्टिक को फैक्ट चेक करे। मदर टेरिफाइड हो जाती है और सिन्हो कहता है कि टाइम क्रिटिकल है, पहले रिपोर्ट करना चाहिए फिर सर्च करना चाहिए। पैनिक में मदर शेक करती है और नंबर डायल करके पुलिस को कॉल करती है। वो चिल्लाते हुए कहती है कि उसकी डॉटर अभी तक वापस नहीं आई। पुलिस पूछती है कि उसकी डॉटर की एज क्या है। वो बोलती है कि वो 9 इयर्स ओल्ड है और उसका नाम यंग बोरा है। पुलिस बोलता है कि शायद वो अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रही हो। क्या उनसे कांटेक्ट किया है? मदर कहती है कि वो बस कैट को फीड करने गई थी। ये पहले कभी नहीं हुआ और फोन भी अब ऑफ है। वो गाय उससे काम डाउन करने को कहता है। बोलता है कि थोड़ा और आवर्स वेट करते हैं क्योंकि इस एज के किड्स अक्सर कॉल्स इग्नोर कर देते हैं जब वो फ्रेंड्स के साथ होते हैं। सिन्हो रियलाइज करता है कि ये कहीं नहीं जा रहा और अपना बैग नीचे रख देता है। जब मदर पैनिक में होती है, सिन्हॉक अपना फोन निकालता है और किसी को कॉल करना स्टार्ट करता है। मीनू आंसर करता है, बोलता है कि उसने तुरंत कॉल किया, पूछता है क्या वो पहुंच गया और सिन्हो कहता है कि उसे एक फेवर चाहिए। उसे लगता है कि उसकी फ्रेंड किडनैप हो गई है और जब वो पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस कहती है कि ये सिर्फ एक सिंपल गेटअवे है और इन्वेस्टिगेशन अवॉइड करने की कोशिश कर रही है। मीनू सरप्राइज होता है और सिन्होक उससे कहता है कि वो हेल्प करे क्योंकि वो एक प्रोफेसर है अराउंड 50 इयर्स का और उसके अपर क्लास कनेक्शंस होने चाहिए, इंक्लूडिंग लीगल प्रोफेशनल्स और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स। मीनू कहता है, ऑल राइट, एड्रेस क्या है? सिन्होक फिर सब कुछ बताता है। बोलता है कि ये अनलाइकली है, लेकिन शायद उसने किसी फ्रेंड से मीट किया हो, उसके घर गई हो और उसका फोन बैटरी खत्म हो गया हो। लेकिन उसकी डेली रूटीन के हिसाब से हर दिन 4 बजे कैट को फीड करती है। लो बैटरी के साथ बाहर जाना 0 चांस है और इस टाउन में सीसीटीवीज बहुत कम है, इसलिए ब्लाइंड स्पॉट्स है जहां क्राइम्स हो सकते हैं। इसलिए क्राइम का पॉसिबिलिटी सीरियसली कंसिडर करना चाहिए और जहां ये हुआ हो सकता है वो डायरेक्टली उसके घर के सामने है। सिन्होक रन ऑफ करता है, बोलता है कि वो उसके घर जाकर सर्च करेगा और उसके साथ अपनी मेमोरीज याद करता है। एक दिन उसने उससे बुलाया था। कहती है कि वो स्कूल नहीं आया और टीचर वरीड थी। वो उससे बोलता है कि उसे अलोन छोड़ दे और तब उसने देखा था कि उसका फेस पूरा बीटन था। उसने उसके स्टमक की आवाज सुनी और जब वो एम्बैरसमेंट में भागना चाह रहा था, उसने उसकी हुडी खींच ली, उसे रोका और बोला कि वो उसके घर चले। सिन्हॉक पूछता है क्यों और वो कहती है कि डिनर साथ में करते हैं।
सिन्होक थोड़ा नर्वस था, लेकिन रियली होप करता था कि वो ठीक हो। जब वो स्टेयर्स चढ़ रहा होता है, सीन एक रूम में शिफ्ट होता है जहां विंडो ब्लैक्ड आउट है, कैट फूड और ट्रीट्स फ्लोर पर पड़े होते हैं। उसका ब्रोकन फोन भी है और सिर्फ उसके लेग्स दिख रहे होते हैं। क्रीप पैंटिंग करता है और एक नास्टी स्माइल देता है। सिंहो फाइनली बोरा के घर पहुंचता है। वो कहता है, इस रोड पर कार से किडनैप करना इजी नहीं है। कल्प्रिट कोई ऐसा है जो नियर बाय रहता है और इजीली वॉक कर सकता है। वो सराउंडिंग्स देखता है और फूड प्लेट नोटिस करता है। बोलता है कि उसने किडनैपर को विलिंगली फॉलो किया होगा, फोर्स नहीं किया गया, क्योंकि बाउल्स अभी भी ठीक है और ये दोनों डेफिनेटली एक दूसरे को जानते हैं। यानी ये एक अक्वेंटेंस है जिसे वो सर्च कर रहे हैं। हाई प्रोबेबिलिटी है कि किडनैपर अकेला रहता है उसके घर के पास, और अगर वो किसी के साथ रहता होता तो ऐसे केयरलेसली किडनैप नहीं कर सकता था। उसका कोई जॉब नहीं होगा या इरेगुलर डे लेबर करता होगा, और वो प्रॉबेबली अडल्ट विमेन के लिए अट्रैक्टिव नहीं होगा। वो सोचना स्टार्ट करता है कि कौन इन क्राइटेरिया में फिट होता है। फिर उसे एक चीज याद आती है। एक बॉटल उसके हेड पर ब्रेक हुई थी और उसका फादर उस पर चिल्लाया था। पूछता है कि कैसे हिम्मत हुई उसकी इतनी जल्दी घर आने की, और पूछता है क्या वो उस बंदे को ढूंढने गया था जिसने उसकी मां को मारा, और कहता है कि उसे अपनी जान लगाकर टाउन सर्च करना चाहिए। सिंहो घर से भागता है, बोलता है कि वो फिर से सर्च करेगा। उसका फादर चिल्लाता है कि एक यूजलेस ब्रैट जैसे तुम पैदा भी कैसे हुए। जब वो ड्रिंक करता है उसे रियलाइज होता है कि वही बॉटल है जिसमें वो अपनी सिगरेट्स ऐश करता था। सिन्हो अपने फॉरहेड का स्कार फील करता है। वो दर्द करता है और वो कहता है कि अपने फादर की अब्यूज की वजह से उसे टाउन के सभी लोगों के बारे में पता है, वो क्या करते हैं और किनसे क्लोज है। वो खुद से कहता है कि उसे रिकॉल करना होगा और क्राइटेरिया लिस्ट करता है। एक अक्वेंटेंस, एक सिंगल मैन, एक डे लेबरर और कोई जो अट्रैक्टिव ना हो। उसके दिमाग में दो लोग आते हैं और उनमें से एक जो उसके घर के पास रहता है, वो सिर्फ एक ही है जिसका नाम है ओ जोंती। सिन्होक रन करता है बोलते हुए कि वो 35 ईयर्स का है, अकेला रहता है, मोस्टली लेबर करता है और ड्रिंकिंग एंजॉय करता है। उसने उसे अपने फादर के साथ कुछ बार ड्रिंक करते देखा है। वो उसके घर पहुंचता है और कहता है कि ये वही जगह है जहां वो रहता है। वो डोर ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन रियलाइज करता है कि लॉक है। फिर वो सोचता है कि कोई और वे होना चाहिए अंदर जाने का। सीन फिर से अंदर शिफ्ट होता है। वो गाय ईवली पैंटिंग करता है और स्माइल करते हुए बोरा के पास आता है। तभी एक लाउड बैंगिंग साउंड होता है और वो सोचता है ये क्या है। सिंहो कहता है कि उसे उसको डिस्टर्ब करना होगा जब वो अपना प्रे एंजॉय कर रहा है, और उसकी गार्ड लोअर करनी होगी एक चाइल्ड्स वॉइस से ताकि वो उसे निकालने की कोशिश करे। वो कंटिन्यूअसली बैंगिंग करता है और चिल्लाता है। वो डूड पूछता है, कौन है? सिन्हो स्माइल करता है और कहता है कि ये काम कर रहा है। वो उसे बुलाता है। जोंती कहता है कि उसने उसे काफी टाइम से नहीं देखा और उसे घर वापस जाना चाहिए। पूछता है क्या वो मार खाना चाहता है। सिंहो कहता है कि उसे कुछ कहना है और एक सेकंड बाहर आने को कहता है। जोंती पूछता है क्या वो मरना चाहता है और बोलता है कि वही रुक जा। सिंगी उसके डोर ओपन करने की आवाज ध्यान से सुनता है और कहता है कि वो डेफिनेटली अंदर कुछ छुपा रहा है। जोंती डोर खोलता है पिस्ड एक्सप्रेशन के साथ, बोलता है कि उसने कैसे हिम्मत की एक अडल्ट को पिस ऑफ करने की। सिंहो कहता है कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो ही किडनैपर है, लेकिन वो श्योर नहीं है, इसलिए वो उसके रिएक्शन से डिसाइड करेगा। ही सेज कि उसने प्रॉमिस किया था बोरा के साथ प्ले करने का। पूछता है कि क्या वो अभी भी उसके घर में है। जोंती पूछता है कि वो क्या बोल रहा है और सोचता है। फिर कहता है कि उससे क्यों लगता है कि वो यहां है जबकि वो है ही नहीं, और बोलता है कि जा जब तक वो अच्छे से बात कर रहा है। सिंगी कहता है कि उसने उसे उसके घर में एंटर करते हुए देखा था। पूछता है कि क्या वो ऑलरेडी घर चली गई। सिंहो अंदर देखने की कोशिश करता है और वो उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है। पूछता है कि उसने एग्जैक्टली क्या देखा।
सिंहो कहता है कि अब वो श्योर है। जोंती उसकी शर्ट पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या उसने सच में देखा। सिन्हो इधर उधर देखता है, जिससे वो भी उधर देखता है, और सडनली वो शॉक हो जाता है क्योंकि एक कॉप कार ड्राइववे के फुट पर होती है और कॉप्स बाहर आने लगते हैं। वो हंसने लगता है और सिन्हो को छोड़ देता है। बोलता है कि ये ऑकवर्ड है क्योंकि उसने बोला था कि किसी को मत बताना, क्योंकि वो अभी एक किटन के साथ प्ले कर रही है। सिंहो कहता है कि उसकी आंखों की प्यूपिल्स राइट साइड शिफ्ट हो रही है। बोलता है कि ये एक नॉन वर्बल क्यू है जिसमें वो झूठ गढ़ रहा है। वो पूछता है किटन के बारे में और वो कहता है कि वो बहुत ही क्यूट है। पूछता है क्या वो देखना चाहता है। सिंहो पूछता है क्या वो देख सकता है। जैसे ही सिंहो अग्री करता है, जोंती डोर क्लोज कर देता है और लॉक कर देता है। सिंहो कहता है कि वो डेफिनेटली उसे देखकर हैप्पी होगी। कॉप्स के पास कट होता है। ड्राइवर अपने सुपीरियर से पूछता है कि सब ठीक है ना, और बोलता है कि इस टाउन में पेट्रोलिंग करना एक वेस्ट ऑफ टाइम है। सुपीरियर कहता है कि शायद ऊपर से प्रेशर आ रहा है क्योंकि उन्हें अभी मेन ऑफिस से कॉल आया है। दूसरा पूछता है क्यों अचानक मेन ऑफिस, और वो कहता है कि उसे नहीं पता, बस जो बोला जाता है वो करता है। फिर वो कहता है कि यहां स्टॉप करो, और दूसरा बोलता है कि थोड़ा घूम कर कॉफी ले लेते हैं। जैसे ही वो उतरते हैं, जोंती उन्हें देख लेता है और डर जाता है। सिन्हो उसके पीछे चला जाता है क्योंकि वो कहता है कि जरूरी है जो वो बोल रहा है उसे फॉलो करना। प्रायोरिटी है चेक करना कि बोरा सेफ है या नहीं। और जैसे ही वो अंदर लॉक होता है, सिंहो इंस्टेंटली नोटिस करता है कि विंडोज ब्लैक प्लास्टिक बैग से ब्लॉक की गई है और अंदर कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए। मतलब बोरा अंदर है। जोंती पूछता है वो क्या कर रहा है। बोलता है अंदर जा। सिंहो कहता है क्या वो जानता है कि मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स सब टेम्पल में कॉन्सेंट्रेट होते हैं। अगर यहां स्ट्रॉन्ग शॉक लगे तो इंसान इंस्टेंटली फेंट हो सकता है। जोंती पूछता है कि उसने क्या अजीब चीज खाई है। समझता नहीं कि वो क्या बोल रहा है, और सिंहो कहता है नॉर्मली मैं उसके टेम्पल तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि मैं एक बच्चा हूं, पर अगर मैं स्टेयर्स पर खड़ा हो जाता हूं तो मेरी हाइट उसके बराबर हो जाती है। जोंती फिर पूछता है वो क्या बोल रहा है, और तभी सिंहो दोबारा उधर देख लेता है। जैसे ही वो कंफ्यूज होता है, सिंहो अपना फोन उसके टेम्पल पर जोर से मार देता है। जोंती बैलेंस लूज कर देता है और पीछे गिरता है, और सिंहो कहता है उसे पता था कि एक ही स्ट्राइक से काम नहीं होगा, चाहे उसने डायरेक्टली टेम्पल पर मारा हो। फिर वो स्टेयर से जंप करके फोन उठाता है और दोबारा उसके टेम्पल पर फुल फोर्स से अटैक करता है। एक लाउड थड सुनाई देता है और वो फ्लोर पर गिर जाता है। सिन्हो गेट की तरफ दौड़ता है, उसे अनलॉक करता है और चिल्लाता है। कॉप्स को बोलता है कि अंदर एक आदमी फेंटेड है। डोर पे बार बार नॉक करता है और चिल्लाता रहता है। कॉप्स सोचते हैं क्या नॉइज है और देखते हैं सिन्हो हाथ हिला रहा है। सिन्हो डोर की तरफ दौड़ता है, बोलता है कि उसे गॉड से उम्मीद है कि बोरा सेफ हो। जैसे ही वो डोर ओपन करता है, वो शॉक हो जाता है क्योंकि सिंहो बोरा को पकड़े होता है। वो कॉप से पूछता है क्या वो रिपोर्ट के लिए आए हैं। बोलता है कि ये वही किड है जिसका मेंशन किया गया था, और ये वही लिटिल गर्ल है जो किडनैप थी। और वो रोती हुई बोलती है कि क्या वो बाहर वाले आदमी को देख रहे हैं, वही उसका किडनैपर है। कॉप घबरा जाता है और सिंहो बोलता है कि उसने उसके हैंड्स और फीट टेप किए थे और उसे अंदर लॉक करके रखा था। अभी भी एविडेंस है, फिंगरप्रिंट्स और डीएनए, तो फॉरेंसिक टीम को बुलाना चाहिए एनालिसिस के लिए। वो अभी भी शॉक में है और रेस्ट की जरूरत है, तो वो उसकी मदर को कांटेक्ट करेगा। बैकअप बुलाने के लिए कहता है। बाहर सुपीरियर जोंती के पास होता है और उसके बैक पर टैप करता रहता है, उसका नाम लेता है। सडनली वो अपनी आंखें खोलता है, जिससे वो फ्रीक आउट हो जाता है। वो पूछता है क्या वो सुन सकता है। सिंहो उसका नाम चिल्लाता है और उसके पास दौड़ कर जाता है, उसके सिर के पीछे किक करता है। कॉप कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, पर सिन्हो कहता है कि वो इंसान नहीं है। दूसरा कॉप पूछता है वो क्या बोल रहा है, और सिंहो कहता है कि वो एक किडनैपर है जो एक बीस्ट से भी वॉर्स है।
और उसे तुरंत अरेस्ट करना चाहिए एज अ फ्लेग्रेंट ऑफेंडर। एम्बुलेंस आ जाती है और वो बोरा को ले जाते हैं पुलिस एस्कॉर्ट के साथ। फॉरेंसिक टीम एविडेंस कलेक्ट करने लगती है। सिंहो देख रहा होता है जैसे वो उसे ले जाते हैं और वो रो रही होती है। उसकी मदर उसे देख लेती है और वो अपनी मदर को देख लेती है। दोनों एक इमोशनल हग शेयर करते हैं। सिंगी स्माइल नहीं करता, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी एम्पैथी दिख रही होती है। पुलिस स्टेशन में जोंती कह रहा होता है कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो कहता है कि वो बस एक कैट देखना चाहता था। तभी नन अदर दैन से जून टेबल पर हाथ पटक देता है और चिल्लाता है कि ये क्या बकवास कर रहा है, जबकि उसके फिंगरप्रिंट्स उस बॉक्स टेप पर मिले हैं जिसमें उसने उसे बांधा था, और उसके फोन पर भी। तो उसके सामने ये बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई? उसके पास विटनेस स्टेटमेंट भी है और अब कोई रास्ता नहीं बचा एस्केप करने का। तो अब सब सच बोलना पड़ेगा। जोनी कहता है कि वो छोटा सा था जिसने उसके टेम्पल पर मारा और उसे फेंट कर दिया। से जून उसकी कॉलर पकड़ लेता है, बोलता है कि वो उसे इंसान जैसा ट्रीट करता है, और फिर भी वो झूठ बोल रहा है। एक आधा साइज का बच्चा उसके टेम्पल पर मारकर उसे फेंट कर दे, ये कोई सेंस नहीं बनाता। वो सिर्फ एक गंदा किडनैपर है, और बग से भी वॉर्स वो लोग होते हैं जो बच्चों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। वो सोचता है कि उसने उसके साथ किडनैप करने के बाद क्या करना था। अगर वो कॉन्फेस नहीं करेगा तो उसे बग जैसा ट्रीट करेगा। से जून फिर कहता है कि अंस दे अगर समझ गया है। उसका कोवर्कर कहता है कि वो बहुत एनर्जेटिक है। ब्रोकोली हेड कहता है कि लास्ट टाइम उसने अटेम्प्टेड मर्डर केस के लिए वॉलंटियर किया था और अब किडनैपिंग केस के लिए। हॉस्पिटल में उसके साथ वाला बंदा पूछता है, क्या इतना ड्रामेटिक चेंज सही है? ब्रोकोली कहता है कि टीम लीडर की रेप्यूटेशन अच्छी होगी तो दोनों साइड से अच्छा है, और वो अग्री करते हैं जब तक उन पे नेगेटिव इफेक्ट ना हो। हॉस्पिटल में बोरा की मदर उसका थैंक्स करती है, बोलती है कि अगर वो वहां नहीं होता तो सिचुएशन और भी खराब हो जाती। सिंहो कहता है कि ये कुछ नहीं था, ये सब उसकी हिम्मत की वजह से हुआ, और अब इसे एक नाइटमेयर समझकर बस गुड थिंग्स सोचना चाहिए। बोरा उसे थैंक्स बोलती है और उसकी मदर कहती है कि वो कितना मैच्योर हो गया है। अगर उसकी मदर अभी जिंदा होती तो कितनी प्राउड होती। सिन्हो नीचे देखने लगता है, सोचता है शायद ये सच है। उसकी मदर पूछती है कि हिजन कैसी है, क्योंकि उसने उसे उसकी मॉम के एक्सीडेंट के बाद नहीं देखा। सिंगी पूछता है कि वो कौन है, और उसके सिर में एक स्प्लिटिंग हेडेक स्टार्ट हो जाता है। वो कहती है कि हिजन उसकी सिस्टर है, सिर्फ उसके बारे में पूछ रही थी। सिन्ह्योक फेंट होने लगता है। उसकी मदर चिल्लाती है उसका नाम और वो फ्लोर पर गिर जाता है। वो अपने माइंड में कंप्लीटली खो जाता है और एक छोटी लड़की याद आती है जो उसने एक और लड़की देखने के बाद रिकॉल की थी। सिन्हो फाइनली घर लौटता है। सोचता है कि लास्ट टाइम यहां आया था 1 महीने पहले, लेकिन उसके लिए कोमा की वजह से बहुत ज्यादा वक्त बीत गया है। किसी को डोर के पास से उसे सस्पिशियसली देखते हुए दिखाया जाता है। वो बंदा फिर टेक्स्ट करता है कि उसने कंफर्म कर दिया है कि सन ड्रोनहेके पर पहुंच गया है। उसे इंस्टेंटली रिप्लाई मिलता है, ओके, ओवरलोड, कंटिन्यू मॉनिटरिंग अंटिल वल्चर अराइव्स एट द ड्रॉपिंग प्लेस। वो अपना फ्लिप फोन बंद करता है और दोबारा देखने लगता है। सिन्हो अंदर एंटर करता है, लाइट स्विच ऑन करता है, ऊपर देखता है और फिर रूम में इधर उधर घूर कर देखने लगता है कि कितना बड़ा मेस है। एकदम पिग्स डाई लग रहा है। एक रामेन पैकेट के ऊपर से चलता है और देखता है कि बस ट्रैश ही ट्रैश है। बोरा की मदर ने जब हेन के बारे में पूछा था और उसके सिर में हेडेक आई थी, वो अब याद करता है कि उसकी एक सिस्टर थी, लेकिन सोचता है कि वो कैसे भूल गया। हो सकता है टेम्पररी मेमोरी लॉस हो, क्योंकि अभी कोमा से उठे कुछ ही दिन हुए हैं। लेकिन वो सोचता है कि ये फीलिंग क्या है। जितना वो हिजन के बारे में सोचता है उतना ही ज्यादा टेरिफाइड फील करता है, जैसे एक पंडोरास बॉक्स जो खुलना ही नहीं चाहिए। क्विक साइड नोट, शायद उसने अपनी लिटिल सिस्टर को ही मार दिया था, और इसी वजह से सीरीज शुरू होती है उस क्वोट से, जस्ट थ्योरी क्राफ्टिंग, गिव मी योर थॉट्स। लेकिन सिन्हो अपनी मदर के साथ एक बुक स्टोर जाता है और पूछता है
कि क्या वो सच में जो चाहे वो बुक ले सकता है। उसकी माँ कहती है, ऑफ कोर्स, तुम्हें बहुत सी बुक्स पढ़नी होंगी और तुम्हें अपने फ्रेंड से भी जेलसी होती होगी जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। तुम अभी स्कूल जाने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें बहुत सी बुक्स खरीद कर दूंगी। फिर वो कहती है कि जाओ, चूज करो। वो भाग कर जाता है और फाइनली एक बुक देखकर रुक जाता है जो उसकी नजर पकड़ लेती है। वो अपनी माँ को दिखाता है कि उसे ये चाहिए। उसकी माँ पूछती है कि क्या वो श्योर है, और हमें दिखाया जाता है कि वो एक साइंस एनसाइक्लोपीडिया है। वो पूछती है क्यों, और वो कहता है कि एक बंदा जिसका नाम स्कूलम है, उसने कहा था एनसाइक्लोपीडिया एक 100 बुक्स का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब अगर वो ये एक पढ़ लेगा तो उसने 100 बुक्स पढ़ने का इफेक्ट अचीव कर लिया, और इससे माँ का पैसा भी बचेगा। उसकी माँ उससे बहुत प्राउड फील करती है और वो स्माइल करता है। वो कहता है कि ये उसकी माँ ने उसके लिए खरीदी हुई पहली बुक थी। जब वो उसे फ्लिप करता है, एक नोट गिरता है। वो सोचता है ये क्या है, और रियलाइज करता है कि ये उसकी माँ का नोट है जो सॉरी कह रही है कि वो सिर्फ यान को लेकर जा रही है और वापस आएगी, बस वेट करना। वो सोचता है कि उस रात ऐसा क्या हुआ जो उसने सिर्फ ये नोट छोड़ दिया। फिर उसे थोड़ा इरेज्ड टेक्स्ट दिखाई देता है, ट्रेसेस ऑफ इरेज्ड राइटिंग। उस पर लिखा था, रन फ्रॉम योर डैड। तभी एक बॉटल रोल होकर उसके पाव के पास आती है। वो देखता है तो उसका फादर खड़ा है। उससे पूछता है कि उसने क्यों किया, क्यों उसे मार दिया, जबकि खून हर तरफ गिर रहा है। सिन्हॉक थोड़ा डरा हुआ लगता है और उसका फादर उस पर चार्ज करता है, चिल्लाता है कि उसने उसे कैसे मार दिया। सिन्हो बस सोचता है ये क्या बोल रहा है। फिर उसे एक फ्लैशबैक आता है जहां वो अनकुक्ड रामेन खाता है यूटिलिटी रूम में छिपकर। उसका फादर डोर तोड़कर अंदर आता है और चिल्लाता है कि वो चूहे की तरह क्यों खा रहा है। फिर उसे किक करता है। सिन ह्योग ग्राउंड पर गिर जाता है और स्ट्रगल करता है उठने में। उसका फादर पूछता है कि वो ची सूनंग अभी तक वापस आई या नहीं। सिन ह्यूग कहता है कि नहीं, लाइट्स ऑफ थी और डोर लॉक था। तब वो बॉटल उसकी तरफ फेंकता है जो उसके चीक पर कट कर देती है। वो चिल्लाता है कि उससे कहा था उस पर नजर रखे। फिर उसे स्टॉर्म करने लगता है। बार बार लिटिल ब्रैट बोलता है। आखिर में थक कर कहता है कि वो और नहीं कर सकता, उसे उठना होगा क्योंकि कहीं जाना है। उसी रात सिन्हो कोशिश करता है उसे समझाने की कि वो ड्राइव नहीं कर सकता क्योंकि ड्रंक है। उसका फादर चिल्लाता है कि वो उसे लेक्चर दे रहा है क्या, चुप हो जा और कार में बैठ। सिन्हो सीट बेल्ट देखता है और अपने हाथ में रामेन का रैपर। जब उसका फादर कार में बैठने आता है, वो नोटिस करता है कि सिन्हो अपनी सीट बेल्ट लगाने की एक्टिंग कर रहा है, लेकिन उसने रामेन पैकेट क्लिप में डाल दिया है जिससे क्लिक ही नहीं होता। सिन्हो की आंखों में डेस्परेशन होती है। वो चाहता है कुछ हो जाए। कार ड्राइव ऑफ होती है और सिन्हो कहता है धीरे ड्राइव करो। उसका फादर चिल्लाता है चुप हो जा और पुलिस स्टेशन जाना है और कहना है कि वो चो सूनंग ने उसकी मां को मारा। फिर सिन्हेक किसी को रोड क्रॉस करते देख लेता है और कहता है वॉच आउट। कार स्वर्व होती है, क्रैश हो जाती है। फादर का सीट बेल्ट अनफासन हो जाता है और वो डैशबोर्ड पर सिर से टकराकर मर जाता है। सिन्हो शॉक में देखता है और उसका फादर बोलता है कि याद है उसे। अब सिन्हो रियलाइज करता है कि उसने उसे मार दिया। उसका फादर चिल्लाता है कि वो मर्डरर के अलावा कुछ नहीं है। रियलाइजेशन सेट होती है और सिन्होक चीख कर नो बोलता है। बाहर देख रहा गार्ड वंडर करता है क्या हो रहा है और गेट से देखता है कि सिन्होक भाग रहा है। वो सोचता है कि उसे उस पर नजर रखनी थी। अपना सिगरेट गिरा देता है और उसके पीछे भागता है। सिटी साइड में सिन्हो स्टिल स्प्रिंट कर रहा होता है। वो कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसने अपने फादर को मर्डर किया। तभी वो ग्रंजी वॉइस फिर से सुनता है। वो साइड में देखता है और मिरर में वुल्फ का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। वो डरा हुआ पीछे गिर जाता है और एक बंदे से टकरा जाता है। वो बंदा कहता है टेंशन मत लो। जब सिन्हो दोबारा देखता है तो बस अपना नॉर्मल रिफ्लेक्शन होता है।
लेकिन फिर उसे कुछ अजीब लगता है। उसे लगता है ये बंदा उसे फॉलो कर रहा है। वो सोचता है उसे नहीं पता ये क्या चाहता है और भागना शुरू कर देता है। वो किसी को टेक्स्ट करता है कि ड्रोन एस्केप हो गया है और सोचता है ये कहाँ जा रहा है। जैसे ही वो एक कॉर्नर टर्न करता है, बंदा कहता है ये डेड एंड है। लेकिन टर्न करने पर देखता है कि सिन्होक कंप्लीटली गायब है, सिर्फ अपनी जैकेट छोड़ गया है। वो जैकेट उठाता है और कहता है ये वियर्ड है। तभी सिन्ही एक ग्लास शार्ड उसके गले पर रख देता है, बोलता है स्टे स्टिल। दी गाय हेजिटेंट होता है मूव करने में, लेकिन धीरे धीरे अपनी पॉकेट की तरफ हाथ बढ़ाता है। जैसे ही वो करता है, सिन्होक याद दिलाता है कि ये एक करोटेड आर्टरी है। अगर ये 3 सेंटीमीटर भी अंदर गया तो वो मर जाएगा, और अगर वो उसकी जगह होता तो ट्राई भी नहीं करता। वो कहता है कि उसकी सिर्फ एक ही लाइफ है और उसने अपने हाथ फ्लोर पर रखने चाहिए जहां वो देख सके। वो गाय ऐसा करता है और सिन्हो पूछता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा था। गाय कहता है कि वो बस पास हो रहा था। तभी सिन्हॉक और ज्यादा प्रेस करता है। सिन्हॉक कहता है जब वो झूठ बोलता है तो एक हार्मोन कैटकोलामाइन रिलीज होता है जो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और हार्ट बीट तेज करता है। उसका करोटेड पल्स बस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। अगर वो थोड़ा सा भी कट कर दे तो ब्लड हर जगह होगा, तो उससे बेटर है कि वो ट्रूथ बोल दे। वो डूड बस सोचता है ये बच्चा कौन है, शायद वो यही मर जाए। वो गाय कहता है सिन्ही उसे पहले छोड़ दे, लेकिन सिन्ही और प्रेस करता है और कहता है कि उसे ऑर्डर्स मिले थे। सिन्हा पूछता है इसका मतलब क्या है, और वो गाय कहता है कि किसी ने ये सब डिजाइन और प्लान किया था। सिंगी पूछता है वो क्या बोल रहा है, और वो कहता है कि उसे ले जाना था और एक कार एक्सीडेंट में मारना था। सिन्हॉक पूछता है क्यों, और वो गाय कहता है कि क्योंकि इससे पैसा बनता है। सिन्हॉक सोचता है क्या ये इंश्योरेंस फ्रॉड जैसा है, और वो गाय कहता है वो शो नहीं है, बस सुना था कि इससे बहुत पैसा मिलता है। चाहे यंग हो या पुअर, उन्हें एक काऊ की तरह यूज किया जा सकता है। सिन्हियो कहता है वो ऐसे बात कर रहा है जैसे वो उसे जानता हो, और वो कहता है ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारी फैमिली को बहुत टाइम से जानता हूं। सिन्हो पूछता है क्या उसने उसकी मां को मारा, और वो गाय कहता है कि ये सोच कर भी उसे गुस्सा आता है। सिन्हो फिर पूछता है क्या उसने उसके फादर के साथ कुछ किया, और वो गाय कहता है बिंगो, तुम्हारा फादर हाई सब स्टार्ट किया था। मतलब तुम्हारा डैड डायरेक्टली तुम्हारी मां की डेथ में इन्वॉल्व था, लेकिन प्लानर कोई और था। वो मास्टरमाइंड को जानना चाहता है। गाय कहता है कि वो नहीं जानता, उसे बस ऑर्डर्स मिलते हैं और वो वही करता है, कभी मास्टरमाइंड से मिला ही नहीं। सिन्युक समझ जाता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा, फिर उससे कहता है अपना फोन निकाल और फ्लोर पर रख दे। गाय सोचता है ये चांस है और कहता है वेट करे। उसका फोन पॉकेट में है। जैसे ही वो रीच करता है, वो कुछ और निकालता है और स्विंग करता है, चिल्लाता है सिन्होक मर जा। हम देखते हैं शर्ट पर ब्लड है, लेकिन उस एरिया पर नहीं जो कट हुआ। गाय हंसता है, कहता है कि वो मर गया, लेकिन असली में उसका थ्रोट स्लिट होता है। जब वो ब्लीड करता है, अपना थ्रोट पकड़ता है और रोकने की कोशिश करता है। सिन्हो कहता है कि कट शैलो है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर डीप। अगर वो इमरजेंसी रूम गया तो बच सकता है, और जल्दी करे। और फोन के लिए थैंक यू बोलकर निकल जाता है। वो गाय अभी भी थ्रोट पकड़े पैनिक करता है। सिंह कॉर्नर से झांकता है और कहता है और कोई ऐसे लोग नहीं दिख रहे। फिर फ्लिप फोन चेक करता है, कहता है कि इसमें पासवर्ड है, लेकिन लकी है कि वो पीसी कैफे के पास है। कहता है कि अगर कंप्यूटर हो तो क्रैक कर सकता है, लेकिन क्योंकि लोकेशन फ्रैगमेंटेड है, सेंडर ट्रेस करना मुश्किल है। मतलब कॉन्टैक्ट्स भी एक दूसरे को नहीं जानते, और ये फ्रैगमेंटेड सेल्स जैसे ऑर्गेनाइज्ड है। मास्टरमाइंड एक सेंट्रल कोऑर्डिनेटर होगा जो इन सब सेल्स को मैनेज करता है। वो फोन को पीसी में प्लग करता है और हैकर मोड में चला जाता है, अनलॉक कर लेता है और देखते हैं ओवरलॉर्ड 9 मेंशन हुआ है। कोई रीसेंट कॉल्स नहीं है, और सिंहो कहता है ये लोग बस मैसेजेस यूज करते हैं। फिर वो हॉस्पिटल में उसके बारे में कॉन्फर्मेशंस देखकर शॉक होता है। कुछ
मिनरल कलेक्शन डेट मेंशन होता है, और मिनरल कलेक्शन एक्चुअली उसी के बारे में है। वो लोग कॉन्स्टेंटली रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहे थे, कंफ्यूज थे कि कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा। सिन्हॉक समझने लगता है, अगर इंश्योरेंस फ्रॉड जैसा सोचे, जैसे गाय ने कहा, तो ड्रोन उसका फैमिली है, हिकी उसका घर, मिनरल पैसा है, और वल्चर एक कार है जो एक्सीडेंट कॉज करेगी, और ड्रॉपिंग प्लेस मतलब एक्सीडेंट होने की जगह। चाइल्ड के लिए इंश्योरेंस लेना मुश्किल है, तो प्लान ये होगा कि ड्राइवर की इंश्योरेंस से पैसा मिले। कॉम्पेंसेशन लार्ज हो सकता है लॉस्ट इनकम कैलकुलेट करके अगर विक्टिम यंग हो। लॉस्ट इनकम मतलब जो फ्यूचर अर्निंग होती अगर वो नॉर्मली ग्रो अप करता। सबसे ज्यादा जो उसे गुस्सा दिलाता है वो ये है कि मास्टरमाइंड लोगों को मार रहा है और फैमिलीज डिस्ट्रॉय कर रहा है, जैसे ये कोई गेम हो। वो सोचता है क्यों ऐसा कर रहा है, लेकिन अब जब उन्होंने उस पर टारगेट किया है तो जरूर उन्होंने उसकी सिस्टर को भी टारगेट किया होगा। और अब वो मास्टरमाइंड को खत्म करना चाहता है, लेकिन उसकी प्रायोरिटी अपनी सिस्टर की सेफ्टी कंफर्म करना है, लेकिन उसे नहीं पता कैसे करे। कहता है 50% चांस है और स्टूपिड लगता है, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं। वो टेक्स्ट भेजता है और एक बंदे का फोन रिंग करता है। वो बंदा फोन देखता है और कंफ्यूज होता है। मैसेज लिखा होता है, डॉटर ड्रोन की लोकेशन कंफर्म हो गई। वो बंदा कहता है कि अभी तक इसने सब मैसेजेस इग्नोर किए और अब ऐसी नॉनसेंस भेज रहा है। वो रिप्लाई करता है और सिन्हॉक शॉक होता है। मैसेज आता है कि उसकी डॉटर ड्रोन को उसकी मां ने बहुत पहले छुपा दिया था और तब से वो नहीं मिल रही। वो पूछता है कि वो क्या बोल रहा है। सिन्हॉक रिलीफ का सांस लेता है और कहता है थैंक गॉड। लेकिन एक और टेक्स्ट आता है जिसमें बंदा पूछता है सन ड्रोन का क्या हुआ। सिन्हॉक रिप्लाई करता है और बंदा अपने फोन पे शॉक होता है, क्योंकि सिन ह्योक उससे डायरेक्टली पूछ रहा है कि क्या वो मास्टरमाइंड है। बंदा बस सोचता है ये क्या बोल रहा है। हम देखते हैं एक बच्चा गेम खेल रहा है। वो हेडसेट उतारता है और बंदे से पूछता है क्या हुआ। उसे मिस्टर सीईओ बोलता है और बच्चे का नाम अकी है। अकी पूछता है क्या प्रॉब्लम है। सीईओ कहता है कि ओवरलोड वाले बंदे ने वियर्ड मैसेजेस भेजे हैं। अकी कहता है दिखाओ, और सीईओ फोन उसे दे देता है। अकी मैसेज पढ़कर कहता है कि ये शेम है, लेकिन लगता है कि उसे फूल बनाया गया है। मैसेज भेजने वाला ओवरलोड नहीं है। सीईओ पूछता है फिर कौन है, और अकी कहता है वो सन ड्रोन है। सीईओ कहता है कि वो सिर्फ 9 इयर्स का है, लेकिन फिर रियलाइज करता है कि शायद वो सही है, क्योंकि उन्होंने डॉटर ड्रोन की लोकेशन के बारे में पूछा था। उससे पहले के मैसेजेस में डॉटर ड्रोन का मेंशन ही नहीं था। फिर भी उसने अचानक उसकी लोकेशन के बारे में पूछा, मतलब वो कंफर्म करना चाहता था कि उन्होंने उस पर काम किया है या नहीं। ये दिखाता है कि वो कितना डेस्परेट है, और अगर वो फैमिली से नहीं है तो ये बिहेवियर बिल्कुल समझ नहीं आता, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही फैमिली बचा है, उसका एल्डर ब्रदर। तो उसने खुद बेट डाला और सीईओ इजीली ट्रैप में आ गया। रिजल्ट में उसे एक गिफ्ट मिल गया। सीईओ सोचता है कि उसके पास ओवरलॉर्ड का फोन कैसे आया, और कहता है कि शायद उसने उसे उठाया जब वो खो गया था। अकी कहता है कि वो गलत है, क्योंकि बॉय ने मैसेजेस उन्हीं की लैंग्वेज में भेजे हैं। मतलब उसने ओवरलॉर्ड को थ्रेटन करके इंफॉर्मेशन ली और उसका फोन ले लिया। सीईओ कहता है कि वो सिर्फ एक 9 ईयर ओल्ड बॉय है। अकी पूछता है क्या उसने भूल गया कि उसने 3 साल पहले क्या किया था, जब वो भी सिर्फ 9 का था। सीईओ रियलाइज करता है कि वो सही कह रहा है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाता है जिसमें वो लंबे बालों के साथ भाग रहा है। क्लियरली वो किसी चीज से भाग रहा था, और तब अकी कॉर्नर से झांकता है, डर कर पीछे हट जाता है। वो गाय रुकता है और कहता है कि अचानक सामने आकर उसे डरा दिया। अकी कहता है ये रास्ता डेड एंड है। जैसे ही सीईओ उसके पास से भागता है, अकी पूछता है क्या वो जिंदा रहना चाहता है। सीईओ मुड़कर कहता है ये क्या बकवास है, और सजेस्ट करता है कि वो अपने माँ या फादर के पास चला जाए। अगर यहां रहा तो इंजर्ड हो सकता है। अकी कहता है कि उसके पेरेंट्स दोनों ऑलरेडी डेड है। सीईओ शॉक में है और अकी कहता है कि अगर वो मदद करेगा तो उससे जो बोलेगा वो करेगा या नहीं।
सीईओ कहता है डिपेंड करता है क्या है। अकी कहता है कि कुछ लोगों को मारना है क्योंकि उन्हीं लोगों ने उसके पेरेंट्स को मारा है। सीईओ स्टन्ड होता है और तब एक गैंग ऑफ थग्स कॉर्नर से आता है और कहता है कि उन्होंने उसे ढूंढ लिया। सीईओ पैनिक करता है, लेकिन अकी कहता है अब चॉइस करनी है, जिंदा रहना है या मरना। उस दिन अकी उसे कन्विंस करता है और वो स्नैप आउट ऑफ इट करता है। अकी कहता है अब उन्हें उसके मैसेज का रिप्लाई देना चाहिए। जैसे ही वो स्माइल करता है, सीईओ कहता है कि उसने ये एक्सप्रेशन बहुत टाइम बाद देखा है, उसके इतना मजा लेने वाला फेस। सिन्हो फिर नोटिफिकेशन पाता है और शॉक होता है देखकर कि उन्होंने लिखा है नाइस टू मीट यू। सिन्हो कहता है ये मास्टरमाइंड है और यही वो चाहता था। अकी कहता है उन्होंने अभी तक डॉटर को नहीं ढूंढा, वो बस बेट्स थ्रो करते रहे हैं, सिर्फ टाइम की बात है जब वो ट्रैप हो जाएगी। सिन्हो कहता है वो जानबूझकर प्रोवोक कर रहे हैं क्योंकि वो उसे कभी भी ढूंढ सकते हैं। अगर वो उन्हें स्टॉप करना चाहता है तो उसे ट्राई करना होगा। मतलब उन्हें फोर्स किया जा रहा है कि वो हु को उनसे पहले ढूंढे, और वैसे भी वो करना ही होगा। वो सोचता है शायद उसकी मां ने कोई क्लू छोड़ा हो जहां उसने उसे छुपाया था। घर सर्च करना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत डेंजरस है और एक ट्रैप भी हो सकता है। ऊपर से अनसर्टेनिटी भी ज्यादा है, और अगर वो हु को ढूंढ भी ले तब तक डेंजर रहेगा जब तक ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है। इस केस में उनकी ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय करना ही बेस्ट तरीका है उसे प्रोटेक्ट करने का। अकी को एक नोटिफिकेशन आता है और सिन्हो कहता है कि अब जब उसने उनका एक मेंबर खत्म कर दिया है तो एक स्लॉट खाली होना चाहिए। अकी अम्यूज लगता है जब सिन्हो पूछता है क्या वो ज्वाइन कर सकता है। अकी हंसता है और कहता है वुड यू लुक एट दैट। फिर कहता है शायद हॉस्पिटल में उसे हेड इंजरी हुई थी। सीईओ कहता है कि वो श्योर नहीं, लेकिन सुना था कि वो कोमा में था और अभी अभी उठा है, और सिंस वो सर्वाइव कर गया उन्हें उसे एक कैश काउ की तरह यूज करना चाहिए। लेकिन वो वंडर करता है कि वो ऐसा पूछ क्यों रहा है। अकी ज्यादा क्यूरियस है कि क्या कोई बंदे इतना सटल चेंज कर सकता है जैसे वो री इनकारनेट हो गया हो, जैसे उसके साथ हुआ था जब उसके पेरेंट्स मरे थे। पीसी कैफे में सिन्हो वेट करता है जब तक एक और नोटिफिकेशन नहीं आता। जैसे ही आता है वो उठाता है और अकी कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है। कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही एंट्री नहीं होती, एक इंटरव्यू होता है। सिन्हो इंस्टेंटली रिप्लाई करता है, पूछता है लोकेशन और टाइम। अकी कहता है कल 2 PM फाउंटेन के सामने मर्रे डिपार्टमेंट स्टोर प्लाजा में। सिन्हो फोन बंद करता है और कहता है कि क्राउडेड जगह चूज करना मतलब वो वेरी है। इतना स्क्रूपुलस बंदे जो इंश्योरेंस फ्रॉड की ऑर्गेनाइजेशन चलाता है वो वेरिएबल्स से बचना चाहता है, तो उसे अपने पास के कार्ड्स यूज करके वेरिएबल्स क्रिएट करने होंगे। और अब उसके पास एक ही कार्ड है। वो फोन उठाता है और एक कॉल करता है। किससे? ये नहीं दिखते। सीईओ के पास कट होता है। अकी उसे फोन वापस देता है, कहता है कि उसे बता दिया है मीटिंग प्लेस। सीईओ पूछता है क्यों क्राउडेड प्लेस, क्वाइट में काम करना इजी होता। अकी कहता है कि वो सिर्फ वही गेम्स खेलता है जिसमें वो कॉन्फिडेंट है जीतने के लिए, चाहे प्रोबेबिलिटी लो हो। पुलिस या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट इन्वॉल्व हो सकती है, इसलिए उसके लिए बेस्ट होगा कि वेरिएबल्स को मिनिमाइज करे। सीईओ पूछता है क्या वो कह रहा है कि एक 9 ईयर ओल्ड उसके लिए ट्रैप सेट करेगा। अकी कहता है चांसेस लो है और पूछता है क्या उनका मूल अभी भी पुलिस डिपार्टमेंट में है। सीईओ कहता है हाँ। अकी कहता है तुरंत कांटेक्ट करो और चेक करो क्या इंश्योरेंस फ्रॉड रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सीईओ कहता है ओके और अपने इन्फॉर्मेंट को कॉल करता है, लेकिन अकी खुद से हंसता है, कहता है कि वो कल का वेट नहीं कर सकता। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करो।